हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी हैं उन सब के बारे में स्टडी कर लिया है। जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, खगोलीय या ज्योतिष दूरदर्शी क्या होता है, परावर्ती दूरदर्शी क्या होता है। इन सब के बारे में हमने वन बाय वन करके सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब हमें पढ़ना है कि जो ये प्रकाशिक यंत्र थे उनकी विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा से क्या तात्पर्य है और कितनी होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है विभेदन क्षमता के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, विभेदन क्षमता होता क्या है, आगे उसके बाद सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की कितनी होती है, ये सब चीजें जानेंगे। विभेदन क्षमता, ठीक है, रिसॉल्विंग पावर। रिसॉल्विंग पावर एकदम आसान भाषा में सब कुछ हम लोग समझेंगे। विभेदन क्षमता क्या होती है, देखिए सपोज करते हैं यहां पे दो वस्तु रखी हुई है। ठीक है ना। ये जो दो वस्तु है, यहां पे दो वस्तुएं रखी गई है। ठीक है। जब हम इसको अपनी आंख से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रही है दो नहीं एक वस्तु। हमने अपनी नंगी आंखों से देखा इसको, हमें पता चला कि ये दो नहीं एक ही वस्तु है। ठीक है। ये दोनों वस्तुएं इतने समीप रखे गए हैं, इतने समीप रखे गए हैं कि आपको आंख से देखने पर ही पता चल रहा है कि ये दो नहीं एक ही वस्तु है। लेकिन जब हमने इसी को एक टेलीस्कोप या कोई भी प्रकाशिक यंत्र लगाया, तो प्रकाशिक यंत्र ने क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके दिखाया। प्रकाशिक यंत्र ने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग करके दिखाया। जो ये वस्तुएं पहले हमें लग रही थी कि नहीं एक ही है, इतने नजदीक थी कि हमें लग रही थी एक ही है, लेकिन हमने एक प्रकाशिक यंत्र लगाया और प्रकाशिक यंत्र के द्वारा हमें पता चला कि ये दो नहीं अलग अलग वस्तुएं हैं। ठीक है। तो प्रकाशिक यंत्र के द्वारा इन दोनों वस्तुओं को अलग करने की क्षमता को ही विभेदन क्षमता कहते हैं। प्रकाशिक यंत्र के द्वारा इन दोनों वस्तुओं को अलग करने की ही क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, विभेदन क्षमता बोलते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए यहां पे इसका डिफिनीशन क्या लिखना है वो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको लिखना है कि दो समीपवर्ती वस्तुओं को प्रकाशिक यंत्र के द्वारा अलग करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमें जानना है ये विभेदन क्षमता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे विभेदन सीमा के बारे में। विभेदन सीमा के बारे में, विभेदन सीमा क्या होता है, एकदम आसान चीजें हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसका होता है लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। क्या होता है, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। अब देखिए क्या होता है विभेदन सीमा। किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं। तो सपोज करिए दो वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं इतनी दूर पे रखी हुई हैं। ठीक है ना। हमने एक प्रकाशिक यंत्र लगाया और प्रकाशिक यंत्र की सहायता से दोनों वस्तुओं को देख रहे हैं। ठीक है। सपोज करिए दो वस्तु है, ठीक है, अच्छे से आपको समझाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये दो वस्तुएं हैं, ये दोनों वस्तुएं इतनी दूरी पर रखे हुए हैं। यहां पर हमने एक प्रकाशिक यंत्र लगाया और प्रकाशिक यंत्र की सहायता से यहां पे देख रहे हैं। हमें पता चला कि हाँ ये वस्तुएं इतनी दूरी पर रखी हुई है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों वस्तुओं को और नजदीक लेकर आया, फिर हमने देखा, हमें पता चला हाँ ये वस्तु इतनी दूर पे है। इन दोनों वस्तुओं को हमने और नजदीक लेकर आया, हमने देखा ये दोनों वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है। फिर यहां पे हमने देखा, फिर इन वस्तुओं को हमने और नजदीक लेकर आया। लेकिन इस समय प्रकाशिक यंत्र क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं, हमने देखे नजदीक लाया,
अब हमें यह वस्तु एक दिखाई दे रही है, दो के स्थान पर हमें एक वस्तु ही दिखाई दे रही है। बात समझिए, पहले दोनों वस्तुएं अलग अलग थी, हमने यंत्र के द्वारा देखा, हाँ अलग अलग दिखाई दे रही है। हमने और नजदीक लाया फिर भी हमें और दिखाई दे रही हैं, और नजदीक लाया, यहां पे भी हमने देखा तो हमें अलग अलग वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। हमने इस यंत्र के नजदीक और लाया इस दोनों वस्तुओं को, तो हमें पता चला, हमें क्या देखने को मिला, ये वो दो नहीं एक ही वस्तु है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या पता चला कि दो नहीं एक ही वस्तु है। तब वह जो न्यूनतम दूरी है जिस पे किसी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा दोनों वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सके, यह जो दूरी है, ठीक है, वह कम से कम कितनी दूरी है जिस पर दोनों वस्तुओं को, दो समीपवर्ती वस्तुओं को अलग अलग देखा जा सकता है, विभेदन सीमा कहलाता है। विभेदन सीमा, आई होप आप समझ गए होंगे। ये बताइए, विभेदन सीमा होगा? नहीं। ये विभेदन सीमा होगा? नहीं। ये विभेदन सीमा होगा? हाँ, क्योंकि यही वह कम से कम दूरी है जिस पर दोनों वस्तुओं को अलग देखा जा सकता है। इस दूरी पर दोनों वस्तुएं हमें एक ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वह कम से कम दूरी जो होगी जिस पर दोनों वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी, उसी को कहेंगे इस यंत्र की विभेदन सीमा, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। परिभाषा कैसे देंगे, डिफिनीशन कैसे देंगे जी, आपको इसकी परिभाषा दिख रही होगी, आप आराम से लिख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, क्या लिखा हुआ है कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वह वस्तुएं किसी प्रकाशीय केंद्र के द्वारा अलग अलग दिखाई दे, क्या कहलाती हैं? विभेदन सीमा कहलाती है। ठीक है, तो किसी प्रकाशीय केंद्र की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा क्या होता है, आई होप आप समझ गए होंगे। विभेदन क्षमता यानी दोनों वस्तुओं को अलग करने की क्षमता। ठीक है, हमने ऐसे आंखों से देखा, ये दोनों वस्तुएं लगी अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन हमने प्रकाशीय केंद्र लगाया, प्रकाशीय केंद्र लगा करके हमने देखा तो हमें पता चला कि ये दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। तो ये प्रकाशीय केंद्र इन दोनों वस्तुओं को अलग नहीं किया, दिखाया हमें, तो उसको जो दिखाने की क्षमता है, अलग अलग दिखाने की क्षमता है, उसी को बोलेंगे विभेदन क्षमता। और ये क्या है? वह न्यूनतम दूरी है जिस पर दोनों वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्पेशली बात करेंगे दूरदर्शी की प्रकाश विभेदन क्षमता कितनी होती है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग चेक करते हैं। इजी बहुत है, सब कुछ आपको थ्योरेटिकल है और नीचे नोट्स आपको मिल जा रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहां पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दूरदर्शी की। अभी हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं किसकी? दूरदर्शी की। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा और विभेदन सीमा। ठीक है, किसकी? दूरदर्शी की। ठीक है, यहां पे देखिए विभेदन क्षमता को क्या कहेंगे? रिसॉल्विंग पावर, रिसॉल्विंग पावर एंड लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ ए टेलीस्कोप, ऑफ ए टेलीस्कोप। हम बात कर रहे हैं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा कितनी होती है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? दूरदर्शी की बात कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं दूरदर्शी की। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते किसे हैं, डिफिनीशन क्या देंगे? तो डिफिनीशन आप कहिए कि दूरदर्शी के द्वारा दो समीपवर्ती रखे वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाता है। ठीक है, रिसॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। रिसॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप की डिफिनीशन क्या देंगे बताइए? कह दीजिए कि दूरदर्शी के द्वारा, नीचे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आराम से लिख लीजिएगा, दूरदर्शी के द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग करने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। ये डिफिनीशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
बताइए, पहले वाला अगर आपने देखा होगा, इसके पहले जो अभी अपने पढ़ा वो एकदम आसान इसी पे है, जहां प्रकाशीय केंद्र था वहां दूरदर्शी कर दीजिए, काम हो गया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है विभेदन सीमा। विभेदन सीमा की डिफिनीशन क्या देंगे बताइए। विभेदन सीमा की डिफिनीशन भी आपको नीचे दिख रही होगी। आप कहिए कि दो दूर स्थित पिंडों के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो दूर स्थित पिंडों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे दूरदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दे, क्या कहलाती है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा कहलाती है। ये सब क्लियर हो गया होगा, आई होप एकदम आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, नीचे दिख भी रहा होगा, आप लोग आसानी से लिख लीजिए। चलिए हम बात करते हैं दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती कितनी है। ठीक है, हमने क्या देखा, अब हमें क्या देखना है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा होती कितनी है। ठीक है, विभेदन सीमा, दूरदर्शी की विभेदन सीमा निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर निर्भर करती है, दो बातों पर। चलिए देख लेते हैं, निम्न दो बातों पर निर्भर करती है। दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वह निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करती है। डिफिनीशन लिखने के बाद पहला जो है वह है प्रयुक्त प्रकाश के, जो आपने प्रकाश यूज किया है, ठीक है, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो आपने प्रकाश यूज किया है, प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। बात समझ रहे हैं, यानी जो आपने प्रकाश यूज किया है उस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यानी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो उसकी विभेदन सीमा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां बात किसकी हो रही है, विभेदन सीमा की। ठीक है, तो आपका जो विभेदन सीमा होता है इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लैम्डा है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, विभेदन सीमा को थीटा से, यानी प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। समीकरण नंबर 1। और दूसरा किस पर निर्भर करती है, दूसरा निर्भर करती है अभिदृश्यक के द्वारक के, अभिदृश्यक के द्वारक के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, अभिदृश्यक के द्वारक के व्युत क्रमानुपाती होता है। अभिदृश्यक का द्वारक मतलब अभिदृश्यक का व्यास, ठीक है ना, बात समझते हैं, पाती होता है। अभिदृश्यक का जो द्वारक होगा उसकी व्युत क्रमानुपाती होता है। सपोज करते हैं जो अभिदृश्यक है, जो आपने लेंस यूज किया है, यानी कि दूरदर्शी है, उसका अभिदृश्यक है, जितना बड़ा अभिदृश्यक होगा उतना ही कम उसका क्या होगा, विभेदन सीमा होगा। यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यहां से द्वारक के, यहां पे हमने द्वारक मान लिया है क्या है, डी है। हमने अभिदृश्यक के द्वारक को क्या माना है, डी है। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं, 1 और 2 से एकदम आसान है। बताइए, दोनों को मिला देते हैं तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा के बटे डी। ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, तो थीटा बराबर यहां कांस्टेंट जो हम लोग लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। ठीक है ना, यहां पे प्रयोगों के द्वारा जो सी का मान मिलता है, प्रयोगों द्वारा सी का मान जो हमें मिलता है, प्रयोगों द्वारा सी बराबर कितना मिलता है, 1.22 मिलता है। तो यहां पे रख देते हैं, यहां पे रखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या है, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा कितना आ रहा है, 1.22 लैम्डा बटे डी। विभेदन सीमा कितना आ गया, 1.22 लैम्डा के बटे डी हो गया। ठीक है, और एक चीज आप जानते रहिए कि जो विभेदन सीमा होती है, जो विभेदन क्षमता होती है, विभेदन क्षमता, ये बात आप जानते रहिए, विभेदन क्षमता होती है वह 1 के बटे विभेदन सीमा होती है। ठीक है ना, विभेदन सीमा, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए, विभेदन सीमा के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। अगर आपसे हम पूछे विभेदन क्षमता निकालिए दूरदर्शी की, विभेदन क्षमता निकालिए, तो विभेदन क्षमता बराबर होगा 1 के बटे विभेदन सीमा,
1 के बटे कितना विभेदन सीमा, और विभेदन सीमा कितना आया है 1.22 लैम्डा के बटे डी। जो सबसे नीचे वह सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, जो सबसे नीचे वह सबसे ऊपर, यानी विभेदन क्षमता कितना हो जाएगा, विभेदन क्षमता कितना हो जाएगा, विभेदन क्षमता हो जाएगा आपका 1/थीटा। देखिए थीटा क्या है, विभेदन सीमा, यही फार्मूला हमने लिखा है, बटे ये डी सबसे नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी डी के बटे 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो विभेदन सीमा हमारा कितना, सॉरी विभेदन क्षमता कितना आ गया, इतना आ गया। तो दूरदर्शी की जो विभेदन सीमा होती है वह इतना होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है, इतना होती है। अगर आपको विभेदन क्षमता बढ़ानी है तो बताइए, लैम्डा को तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो तो रहेगी ही। हम लोग बढ़ा घटा किसे सकते हैं, अभिदृश्यक के द्वारक को। हम अपने मन से अभिदृश्यक के द्वारक को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो विभेदन क्षमता अगर बढ़ानी है तो अभिदृश्यक के द्वारक को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, विभेदन क्षमता जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभिदृश्यक के द्वारक के। अभिदृश्यक का द्वारक जितना बड़ा होगा, अभिदृश्यक का द्वारक जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका क्या हो जाएगा, विभेदन क्षमता हो जाएगा। तो ये सब और डिटेल है किसके बारे में, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा के बारे में। इतना नोट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का परिभाषा दीजिए तो एकदम आसान, आप कह दीजिए दूरदर्शी के द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। विभेदन सीमा की परिभाषा दीजिए तो आप कहिए कि दो दूर स्थित पिंडों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे दूरदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दे क्या कहलाती है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा। होती कितनी है दूरदर्शी की विभेदन सीमा, इतना। कितना होता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, इतना होता है, ठीक है। नोट कर लिए होंगे, आई होप एकदम आसान है, आसानी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे दूरदर्शी नहीं सूक्ष्मदर्शी। अब हम सब कुछ किस पर बात करने वाले हैं, सूक्ष्मदर्शी की। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग जो डालेंगे वह होगा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा। अब किसके बारे में बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लिख लिए होंगे आप, सॉरी, चलिए सब चीजें आसान है। अब हमें बात करना है किसके बारे में, दूरदर्शी के, सॉरी सूक्ष्मदर्शी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा अगर क्या होती है कोई पूछे तो एकदम आसान, जो प्रीवियस वाला आपने डिफिनीशन लिखा है उसमें जहां जहां दूरदर्शी था वहां वहां केवल सूक्ष्मदर्शी कर दीजिए। यानी आपने जो पहला वाला डिफिनीशन लिखा था प्रकाशीय केंद्र वाले में, तो जहां जहां प्रकाशीय केंद्र है वहां वहां सूक्ष्मदर्शी कर दीजिए। विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता दोनों की बातें में पता चल जाएंगी, विभेदन क्षमता विभेदन सीमा दोनों की डिफिनीशन पता चल जाएगी। नीचे आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा, लिख लीजिए, लिख लेंगे आप लोग। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता को सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है। अगर विभेदन सीमा की परिभाषा लिखना है तो वो भी नीचे आपको दिख रहा होगा, लिख लीजिए। कहेंगे कि दो निकट स्थित पिंडों के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो निकट स्थित पिंडों के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिस पर वे सूक्ष्मदर्शी द्वारा अलग अलग दिखाई दे सके क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा होती है, ठीक है। तो एकदम आसान है, सब चीज हमने क्लियर आपको किया है। हमें निकालना है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। देखिए जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा होती है वह भी दो बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर, दो बातों पर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहली बात है वही वाला, प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला किस पॉइंट पर निर्भर करती है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के, प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है।
हमने क्या बोला, हमने बताया कि जो थीटा होता है विभेदन सीमा होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, यानी जो आपने प्रकाश है उस प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती। तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो विभेदन सीमा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है कि सूक्ष्मदर्शी में, थोड़ा सा समझ पहले लिख लेते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी में पहले ध्यान से लिख लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु से प्रवेश करने वाली किरणों के अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा समझ पूरा देखिए। किरणों के शंकु कोण के व्युत क्रमानुपाती होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, विभेदन सीमा कितनी बातों पर निर्भर करता है सूक्ष्मदर्शी की, दो बातों पर। पहले प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बातें तो हमें समझ में आ गई। लेकिन ये क्या कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी में वस्तु से प्रवेश करने वाली किरणों के शंकु कोण के व्युत क्रमानुपाती होता है। ये बात हमें समझ में नहीं आई, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करिए यहां पे वस्तु है, क्योंकि वस्तु बहुत छोटी होगी, वस्तु क्या है, बहुत छोटी होगी, सूक्ष्मदर्शी है ना, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो भी वस्तुएं देखी जाएंगी वो बहुत छोटी होंगी। तो ये छोटी वस्तु, सपोज करते हैं यहां पे हमारा सूक्ष्मदर्शी का अदृश्यक लेंस है, अरे वस्तु की ही ओर होता है अदृश्यक लेंस। ठीक है, तो इस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से चलेंगी। ठीक है ना, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से चलेंगी, तभी ना इसका प्रतिबिंब बनेगा, दो किरणें चलेंगी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए एक आकृति कैसी बन रही है, शंकु की तरह। तो ये जो कोण होगा इसको बोलेंगे शंकु कोण, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंकु कोण। और इसी कोण के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है। सपोज करते हैं प्रकाश की किरणें ऐसे गई, ठीक है, यहां पे हमने मान लिया ये मुख्य अक्ष है, इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक, तो ये वाला कोण सपोज करते हैं अल्फा, तो ये भी कोण क्या होगा, अल्फा। यहां पे शंकु कोण कितना है, 2 अल्फा है, यानी कि जो थीटा है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन किसके, शंकु के कोण के। ठीक है, अच्छा शंकु का कोण कितना बड़ा, बताइए, शंकु का कोण कितना बना, इतना बना, कितना, 2 अल्फा। देखिए अल्फा अल्फा कितना, 2 अल्फा, यानी थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 2 अल्फा। समीकरण नंबर 2। इतनी बातें समझ में आई, आसान था कि नहीं था, एकदम आसान था। चलिए देख लेते हैं आगे। ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं। समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाइए, क्या हो जाएगा, थीटा थीटा एक साइड है, एक साइड कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा के बटे 2 अल्फा। देखिए लैम्डा बटे 2 अल्फा, ऊपर अंश में लैम्डा रहेगा, इधर बटे में क्या है, 1 है, तो लैम्डा गुणा 1 होगा, 1 बटे क्या है, 2 अल्फा। तो लैम्डा के बटे कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। यहां से देखिए प्रोपोर्शनलिटी जब हटेगा बराबर लगेगा तो इसके स्थान पर एक कांस्टेंट लगता है, यहां पर जो कांस्टेंट होगा वह c होगा, लैम्डा के बटे 2 अल्फा। प्रयोगों के द्वारा c का मान क्या होता है, प्रयोगों द्वारा c का मान कितना हमें मिलता है बताइए, इसके पहले अभी हमने यूज किया, प्रयोगों द्वारा c का मान 1.22 मिलता है। तो किस c के स्थान पर रख देते हैं, थीटा बराबर कितना, 1.22 लैम्डा के बटे 2 अल्फा। देखिए चूंकि अल्फा बहुत छोटा, अरे वस्तु बहुत छोटी है, अल्फा का भी मान क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अल्फा क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। चूंकि अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, अल्फा क्या है, बहुत छोटा है, अतः अल्फा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। अल्फा का मान क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने के कारण अल्फा के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो जहां अल्फा है वहां हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन अल्फा। तो 1.22 लैम्डा बटे
2 अल्फा, अल्फा के स्थान पर कितना, साइन अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये है आपका सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। देखिए अगर सपोज कर लेते हैं ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, और ये प्रकाशीय केंद्र का क्या है, प्रकाशीय केंद्र का क्या है, अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक लेंस ही है ना ये। ठीक है, ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस। अगर वस्तु और अभिदृश्यक लेंस के बीच कोई माध्यम हो जाए, कांच का कोई दूसरा माध्यम हो जाए, तब बताइए कितनी विभेदन सीमा होगी। अगर इसके बीच क्या हो, कोई माध्यम हो, तब बताइए क्या होगी। वही बात हम लोग लिख रहे हैं कि यदि वस्तु और अभिदृश्यक के बीच, अभिदृश्यक लेंस के बीच, अभिदृश्यक लेंस के बीच, अभिदृश्यक लेंस के बीच n अपवर्तनांक का माध्यम हो, अपवर्तनांक का माध्यम हो, अगर ऐसा है तब बताइए विभेदन सीमा कितनी होगी। तो आप बताइए माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। माध्यम में जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सपोज करते हैं लैम्डा डैश है, उसका मान होता है लैम्डा के बटे n। अगर किसी माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को निकालना है, जैसे ठीक है कोई कांच में जा रहा है 1.5 है कांच का अपवर्तनांक, और कोई प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 7800, तो उस माध्यम में कितना हो जाएगा, 7800 बटे 1.5। बात समझ रहे हैं, इतना एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी माध्यम में जो लैम्डा का अपवर्तनांक होता है, सॉरी लैम्डा का मान होता है, वो होता है लैम्डा के बटे n किसी भी माध्यम के लिए। तो लैम्डा डैश, यानी यहाँ पे हमें अगर कोई माध्यम हो जाएगा तो यहाँ लैम्डा डैश होगा, और लैम्डा डैश के स्थान पर कितना हो जाएगा, अतः विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी, अतः विभेदन सीमा कितनी हो जाएगी। एकदम आसान चीजें हैं, आपको समझ में आ रही होंगी। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा आपका हो जाएगा, देखिए अब माध्यम हो जाएगा तो यहाँ लैम्डा डैश लिखेंगे। किसी माध्यम के लिए मान लेते हैं तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश का मान कितना हो, लैम्डा के बटे n, यानी जो थीटा होगा वह होगा 1.22 लैम्डा डैश, लैम्डा डैश के स्थान पर कितना, लैम्डा बटे n। ठीक है, और हर में कितना है देखिए 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो यही है आपका विभेदन सीमा, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटे 2n साइन अल्फा। एकदम आसान सा फार्मूला है। अच्छा, यहां से विभेदन क्षमता निकालना हो तो निकाल सकते हैं, विभेदन क्षमता निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। विभेदन क्षमता बराबर होता है 1/θ। पलट देते हैं, पलट देते हैं, बताइए विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी, विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी, पलट दीजिए 1/θ ना, तो अंश को हर में, हर को अंश में, यानी 2n साइन अल्फा बटे 1.22 लैम्डा। यहां से आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये तरीका है किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा को निकालने का और विभेदन क्षमता को निकालने का। एकदम आसान सा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको आसानी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एकदम आसान है। ठीक, आसान एकदम है, आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। एकदम यहां से नोट कर लीजिए, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, विभेदन सीमा क्या होती है, परिभाषा लिख लीजिए, उसके बाद ये सब चीजें लिख लीजिए आसानी से। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आई होप आज की इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई है, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा क्या होती है, वे सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सब प्रूफ भी आपको आसानी से आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा यूज़र ID है एमफी सेंटर, तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ, कुमार मित्तल के बुक के। तब तक बेस्ट ऑफ लक।